वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा था और इससे पहले हमने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की पूरी थियोरी कवर करने के बाद 3 लेक्चर्स कंडक्ट कराए हैं। देयर आर 3 लेक्चर्स, न्यूमेरिकल सेट 1, सेट 2, सेट 3। आज कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई दैट इन दिस लेक्चर we reach to the last question of the given illustration, and after that hopefully we will be working out with some special conditions in case of vibrating strings. I guess previous lecture में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक करा दिया था, right? So in this lecture we will continue with question 30. Am I correct? 29 तक ही हुआ था ना? Yes, sir. Okay, तो चलिए क्वेश्चन 30 से हम अपनी बात रखना शुरू करते हैं। यहाँ लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज गिवन टू अस एंड दैट total length is 110 centimeter. Where should the two bridges be placed from A to divide the wire in 3 segments whose fundamental frequencies are in the ratio of 1:2:3? ठीक है, so let me consider that के वायर जो है वो ऐसी लंबी बड़ी सी वायर है with one end as A and the another end as B. Okay, टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो है वो 110 सेंटीमीटर है। अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, 2 ब्रिजेस रखेंगे लाइक दिस। लेट्स से वन ऑफ द ब्रिजेस केप्ट हियर एंड द अनदर ब्रिज इज केप्ट हियर such that the wire get divided into 3 segments, length 1, length 2 and length 3. Getting it? यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ है 1 है, यहां से लेके यहां तक ये 2 है और यहां से लेके यहां तक 3 है। Are things clear? Each segment has got its own fundamental frequency. Let's say this is going to be N1 for the first segment, N2 for the second segment and N3 for the third segment. And we have been provided with the ratio of these fundamental frequency. Means if we want to take a ratio of N1 is to N2 is to N3, this is going to be like 1:2:3. तो फिर हमसे ये पूछा है कि हम ब्रिज कहाँ कहाँ रखें, ए से कितनी दूर हम ब्रिज बनाना शुरू करें, लाइक 30 सेंटीमीटर एंड देन 90 सेंटीमीटर या 60, 90, 40, 80, whatever, none of these and so on. इस तरीके का क्वेश्चन हमने इससे पहले भी सॉर्ट आउट किया है, बट एमसीक्यू नहीं था, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, हाँ एमसीक्यू नहीं था वो। आइए अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात बच्चों मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हमने L1 प्लस L2 प्लस L3 किया तो क्या उसका आंसर हमको 110 मिलना चाहिए? आंसर है यस, करेक्ट है ना? यस। हाँ, थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करें आप लोग। सो L1 प्लस L2 प्लस L3 ये तो टोटल 110 होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो फॉर्मेट हमको यहाँ पे गिवन है, ये जो चीज हमको दी गई है ये बड़ी काम की है। अब आप एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे बना लें कि अगर आपने N1 और N2 का रेशो लिया सो ये हो जाएगा 1:2। और इसी तरीके से अगर आपने N1 और N3 का रेशो लिया तो ये हो जाएगा 1:3। करेक्ट है? नाउ वी विल बी यूजिंग लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लेंथ N1 L1 शुड बी इक्वल टू N2 L2। ठीक है, करेक्ट? यस सर। Now according to this equation N2 is nothing but equal to 2N1. So if I just substitute it here I will be getting N1 L1 is equal to N2 हटा के मैं लिखूंगा 2N1 into L2। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये मिलती है कि ये N1 N1 कैंसिल आउट हो जाता है
और मुझे मिलता है L1 इज इक्वल टू 2L2, या इफ नीडेड आई मे राइट L2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय 2। करेक्ट है बात? यस। आप सेम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन या सेम कंडीशन आप यहां पे लगाएं। यहां पे आप लिख सकते हो N3 इज इक्वल टू 3N1, and then again we use law of length with a situation N1 L1 is equal to N3 L3। अब बच्चों N1 L1 को तो कुछ नहीं करते हैं, N3 हटा देते हैं, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 3N1 and then L3। तो हम देखेंगे कि ये कट गया और हमें एक रिप्लेसमेंट यहाँ पे मिलता है L3 इज इक्वल टू L1/3। अब ये जो वैल्यू आपने L1 की और L2 की डिटरमाइन L3 की डिटरमाइन की है, इसको आप लाके यहां रखें, सब्स्टिट्यूटेड हियर। सो वी सी दैट कि ये वाली इक्वेशन ऐसी हो जाती है, L1 प्लस L2 हटाएं, L1/2 प्लस L3 हटाएं, L1/3 इज इक्वल टू 110। हम देखते हैं इसका सीधा कॉमन एलसीएम हो जाता है 6। सो दिस इज गोइंग टू बी 6L1 प्लस 3L1 प्लस 2L1 इज इक्वल टू 110। दिस इज गोइंग टू बी 11L1 is equal to 110 multiplied by 6. Therefore, L1 is equal to how much? 60 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पहला ब्रिज आपने लगाना है, यहां से लेके यहां तक का जो पहला ब्रिज आपने लगाना है, ये 60 सेंटीमीटर के मार्क पे लगना चाहिए। ये पोजीशन 60 सेंटीमीटर वाली होनी चाहिए। करेक्ट है? यस। अब दूसरा ब्रिज कहाँ लगाएंगे? तो मैं समझता हूं इसे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 60 के साथ एक ही यहाँ पे ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज 90। बाकी जगह तो कहीं 60 है भी नहीं, लेकिन फिर भी जस्ट कैलकुलेशन बोल के हम इसको पूरा करते हैं। दूसरा ब्रिज अगर हम फिगर आउट करना चाहते हैं तो हमें L2 ढूंढना पड़ेगा। तो हमने एक इक्वेशन ऑलरेडी बना रखी है, L2 इज इक्वल टू L1/2। L1/2 नाउ L2 इज इक्वल टू L1 तो 60 आ गया डिवाइडेड बाय 2, यानी कि L2 की लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। अब सोचो कि 60 के आगे 30 अगर मैं जाता हूं, 60 से आगे 30, L2 30 है ना बच्चों, 60 से आगे अगर मैं 30 जाता हूं तो काउंटिंग स्केल पर मैं कितनी लेंथ पर पहुंचूंगा? 60 में और 30 90। तो ये आपका ऑप्शन रेडी हो गया। ये बात समझ आई? ये L2 जो लेंथ है ये कितनी है? 30 है। तो ये ऑलरेडी हम लोग 60 पे आ चुके हैं, यहां से यहां तक और 30 काउंट करें तो काउंटिंग ऑर्डर में अगर हम आगे जाते हैं, लेंथ के हिसाब से अगर हम आगे जाते हैं तो 60 के बाद और 30 जोड़ोगे तो टोटल लेंथ ऑफ पोजीशन जो निकलेगी वो 90 आएगी। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। मैं समझता हूं काफी आसान था, कोई खास बात ऐसी नहीं थी इसमें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31। तो इसमें एक स्ट्रिंग बताई गई है जिसकी लेंथ 5.5 है और मास 0.035 किलोग्राम है। तो बच्चों ये जो लेंथ और मास का अपना डेटा इसने दे दिया ना, आप इसका यूज करें और सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ फैक्टर को फिगर आउट करें, जो होता है M/L। तो ये वाली चीज आपके लिए L है और ये वाली चीज जो है ना, फिर इसमें टेंशन दे दिया गया है एंड द टेंशन इज 77 न्यूटन। तो स्पीड पूछा है। आई होप आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा, एक ट्रांसवर्स वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्पीड होती है ये √T/μ होती है। तो ये आपका होमवर्क है, इसमें और कोई एक्सेस कैलकुलेशन मुझे करने की जरूरत नहीं है। कर लेंगे इतना? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। If λ1, λ2 and λ3 are wavelength of the waves giving resonance to fundamental first and second overtone, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसका फर्स्ट ओवरटोन आ रहा है, उसका सेकंड ओवरटोन आ रहा है रिस्पेक्टिवली इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। मतलब एक ही स्ट्रिंग के बारे में बात चल रही है तो लेंथ सेम होगी।
तो उस स्ट्रिंग पर पहले हमने फंडामेंटल बनाई तो लेंथ उसकी, वेवलेंथ उसकी लैम्बडा 1 आ गई। उसी स्ट्रिंग पर हमने फर्स्ट ओवरटोन बनाई तो वेवलेंथ लैम्बडा 2 हो गई। और सेम उसी स्ट्रिंग पर जब हम सेकंड ओवरटोन बनाते हैं तो वेवलेंथ लैम्बडा 3 होती है। अब ये कह रहा है प्रोपोर्शन निकालो लैम्बडा 1 इज टू लैम्बडा 2 इज टू लैम्बडा 3, क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो मैं कंडीशन आपको बता दूं बेटा कि एक स्ट्रिंग पर अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं ना तो उसमें एक सिंगल लूप बनता है। उसी स्ट्रिंग पर अगर मैं फर्स्ट ओवरटोन की बात करता हूं तो उसमें 2 लूप्स बनते हैं। और उसी स्ट्रिंग पर अगर मैं सेकंड ओवरटोन की बात करता हूं तो उसमें 3 लूप बनते हैं। अब आप स्टार्ट टू एंड किसी भी स्ट्रिंग के लेंथ के बारे में यहां पर जब चेकआउट करेंगे तो वो लेंथ एल ही है। Yes. लेकिन पहले केस में बेटा ये वाली डिस्टेंस हो जाती है लैम्बडा 1/2। दूसरे केस में बच्चों ये हो जाती है लैम्बडा 2/2 एंड देन लैम्बडा 2/2। और तीसरे केस में ये सेम डिस्टेंस हो जाती है लैम्बडा 3/3, लैम्बडा 3/3 एंड अगेन लैम्बडा 3 सॉरी नॉट 3, लैम्बडा 2/2, लैम्बडा 2/2, लैम्बडा 3/2, सॉरी फॉर दैट, लैम्बडा 3/2, लैम्बडा 3/2, लैम्बडा 3/2। अब कंपैरिजन करें आप। फर्स्ट केस के लिए आप क्या लिखोगे? L इज इक्वल टू लैम्बडा 1/2। दूसरे केस के लिए आप क्या लिखोगे? L इज इक्वल टू Lambda 2 by ऑफ लैम्बडा 2/2 विच एक्चुअली मीन्स L इज इक्वल टू लैम्बडा 2। ये काम का है हमारे लिए, ये काम का है। अब तीसरे केस में आप क्या लिखोगे? L इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 3 3 lambda. lambda 3/2. टाइम्स ऑफ लैम्बडा 3/2। तो बच्चों इस सिचुएशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 2L। इस सिचुएशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है लैम्बडा 2 इज इक्वल टू L। और ये वाली सिचुएशन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इसके लिए मुझे मिलता है लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 2L by 3. 2L/3। अब आप सोचो बेसिकली तो लैम्बडा 1 इज टू लैम्बडा 2 इज टू लैम्बडा 3 शुड बी इक्वल टू 2 इज टू 1 इज टू 2/3। क्या कहते हो Yes. बेसिकली देखा जाए तो? बट वी डोंट हैव एनी सच ऑप्शन हियर। ऐसे लग रहा है कि हमने इसमें कॉमन टर्म 2 से डिवीजन कर दिया है। 2 से डिवाइड कर दो सबको तो क्या हो जाएगा? 1 इज टू हाफ 2 इज टू 1 by 3. 1/3। 2 से डिवाइड कर लो, ये Hmm. 2/2 1 हो जाएगा, ये 1/2 1/2 आ जाएगा, ये 2/3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 कटेगा, 1/3 बचेगा। Yes. इस हिसाब से ऑप्शन क्या दिख रहा है? C. ठीक है, और मॉडिफाई किया जा सकता है कॉमन एलसीएम वगैरह लेके कर, तो वो तो अपने रीअरेंजमेंट्स हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये आंसर था इसका बेसिक लेवल पे, ठीक है, बट और मॉडिफिकेशंस करके हमने उसे ऐसे लिखा। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वन। Now, in this question, 1 meter long string of sonometer is divided into 2 parts with the help of a wedge. तो एक सिंगल wedge लिया है। The 2 parts differ in length by 2 mm. 1 meter long है, 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेट मी चेक आउट, मैंने कहीं कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट किया है क्या यहाँ पर? एनीवेज देखते हैं, चलिए 2 mm के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं। When sounded together, these 2 parts produce 2 beats. The frequency of the notes emitted by the 2 parts will be. Okay. अब बेसिकली देखो, ऐसी एक बड़ी सी वायर इमेजिन कर लो, दोनों एंड फिक्स करके मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, सोनोमीटर के रेफरेंस को न लेते हुए जस्ट एक वायर के रेफरेंस में मैं इसको समझा रहा हूं आपको ऐसे। अब एक वेज इस्तेमाल किया आपने, एक ब्रिज इस्तेमाल किया, और आपने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये यहां से जस्ट इमेजिन करते हैं, यहां से हमने इसको डिवाइड किया।
तो ये वाला जो है ना, ये एक लेंथ L1 हो गया मान लें, ये एक लेंथ L2 हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी N1 हो गई और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लेट्स से कि N2 हो गई। अब ये ब्रिज कहां हमने पुटअप किया हमें ये नहीं पता, ठीक है, हमें कोई आइडिया नहीं कि हमने ब्रिज कहां पुटअप किया है, लेकिन एक कंडीशन हमें ये बताई गई है कि जहां कहीं भी आपने ये ब्रिज लगाया है या ये वेज लगाया है, वो लेंथ्स को इस तरीके से डिवाइड करता है कि इन दोनों लेंथ का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो 2 mm है। मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं यहाँ पे कि ये mm ना होते हुए क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 1 मीटर का मतलब पूरा 100 होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो 2 mm का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, मेरा ख्याल है वो कैलकुलेशन नहीं बनेगा ठीक से, तो सेंटीमीटर इमेजिन करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कंसिडर करते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. ओके, अब ये ब्रिज कहां बना होगा, वी एक्चुअली डोंट नो। सिर्फ कंडीशन तो इतनी है कि L1 और L2 में अगर आपने डिफरेंस लिया, फर्क किया आपने L1 L2 में, तो दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। अब ऐसे हो सकता है इसमें कि एक जो वायर है वो 49 पे हो और दूसरी जो वायर है वो 51 पे हो। अब 49 51 ऐड करेंगे तो 1 मीटर 100 हो ही जाएगा, है ना, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। Yes. 49 और 51 के बीच का लेंथ का डिफरेंस हम देखेंगे तो वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कितना है, ठीक है। Yes. बस हम इतना जरूर कह सकते हैं कि L1 माइनस L2 अगर हम करते हैं तो ये 2 सेंटीमीटर है। गेटिंग इट? Hmm. ओके, थोड़ा बहुत हम चाहें तो इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 इज इक्वल टू L2 plus प्लस 2, जरूरत पड़ी तो, या जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू L1 माइनस 2। अब यहां पे बच्चों मैंने क्या किया, L1 को ना हाइयर माना है और L2 को लोअर, ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम किया क्योंकि ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन मेरा अजम्पशन मैंने ऐसे किया कि भाई L1 ज्यादा है, चलो। तो आप इस बात को समझ पाते होंगे कि वायर्स के केस में, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के केस में फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाइब्रेटिंग लेंथ। तो अगर L1 मैंने हाइयर माना है तो डेफिनेटली उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी L2 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए, तो N1 शुड बी लेस एज कंपेयर टू N2, ठीक। Yes. नाउ दे आर गोइंग टू मेक 5 बीट्स, ये 5 बीट्स बना रहे हैं और अब हमें ये पता करना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। यू वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली द फ्रीक्वेंसी इज। फॉर दैट सबसे पहले तो मैं ये कंडीशन यहां क्लियरली मेंशन कर दूं कि N2 minus 2 माइनस N1 इज इक्वल टू 5। Sir, 2 bit है. ओहो सॉरी, 2 बिट्स, सॉरी फॉर दैट, 2 बिट्स, सो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 2, ये सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं यहां पे सिंपली लॉ ऑफ लेंथ लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो पूरा लेंथ के बेसिस पर हो रहा है, तो मैंने लॉ ऑफ लेंथ लगा दिया। ऑन दैट बेसिस मुझे लिखने चाहिए N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2। क्लियर हो रही है बात, समझ पा Yes. रहे हो आप सभी? अब इंडिविजुअल रिलेशंस भी कुछ हैं यहां पे, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप चाहो तो L1 को रिप्लेस कर दो या आप चाहो तो L2 को रिप्लेस करो, विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट टू गो फॉर, ठीक। सो आई मे राइट N1 एज इट इज, L1 मैंने हटा दिया और उसकी जगह पे मैंने लिखा L2 प्लस 2 इज इक्वल टू N2 L2। इज इट ओके? Yes, sir. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, N1 L2 प्लस 2N1 इज इक्वल टू N2 L2, ओके।
Yes, sir. अब यहाँ सारे फैक्टर्स तो हमारे अननोन ही आ रहे हैं, हमें कुछ और एक रिप्लेसमेंट यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा, कुछ और कंडीशन ऑफ रिप्लेसमेंट भी हमको सर्च करनी पड़ेगी। ओके, तो थोड़ा सा हम रुक गए थे। यहां पर हमें ये सब करने की जरूरत नहीं रहेगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वी डू नॉट नीड टू टेक दीज स्टेप्स हियर। हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर L1 माइनस L2 2 है तो L1 प्लस L2 कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों लेंथ अगर मैं ऐड करता हूं, ये L1 और L2, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर तो 100 सेंटीमीटर ही बनेगा 1 मीटर के हिसाब से। अब ये L1 माइनस L2, ये वाली इक्वेशन यही ले आते हैं, तो L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 2। इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो ये L2 और ये L2 कट गया, 2L1 will be equal to 102 and L1 will be equal to 51 centimeter. If L1 is 51 centimeter, that itself corresponds to L2 is equal to 49 centimeter. Now use the values of L1 and L2 as 51 and 49. We may get L1 as 51 N1 is equal to N2 as 49 N2. ठीक है? So we may get N2 is equal to 51 upon 49 N1. इस इक्वेशन को ना आप बेटा यहां लाके सब्स्टिट्यूट करो, तो N2 हटाओ, उसकी जगह लिखो 51 अपॉन 49 N1 माइनस N1 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2N1 अपॉन 49 इज इक्वल टू 2। सो N1 इज इक्वल टू 49 ओके, एंड इट इज इन हर्ट्ज। सो यहां पे हमने फिर एक गलती कर दी, ये जो 2 mm है, ये एक्चुअली हमने इसको 2 सेंटीमीटर लिया ना, तो ये एक्चुअल में 2 mm ही है। फर्क पड़ा? ठीक है, तो यहाँ जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 2 mm, तो सेंटीमीटर के हिसाब से ये हो जाएगा 0.2। 2 mm सेंटीमीटर में लिखो तो क्या लिखोगे? 0.2 सेंटीमीटर लिखोगे ना। yes 2 mm का मतलब 0.2 सेंटीमीटर होता है। अब 0.2 को तुम ऐड करो तो क्या होगा? देखो यही करेक्शन करते हैं, साइमल्टेनियसली करेक्शन करने लगते हैं, ये सेंटीमीटर में नहीं लेना है मतलब। ठीक है, तो लेट मी जस्ट कंटिन्यू दिस एज 0.2। वैसे ये जो मैंने नीचे लिखा है हमको इसकी कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ी। अब शायद हमारे आंसर्स ठीक से आए। तो ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा कितना डिफरेंस के हिसाब से? 0.2 0.2 सेंटीमीटर। एडिशन करें, एडिशन करने पे कितना हो जाएगा बच्चों? 100.2 100.2। अब 2 से डिवाइड करें आप तो आपको एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पे मिलेंगे। 2 से डिवाइड करें आप, कितना हो जाएगा? 50.1 50.1 और ये हो जाएगा 49.9। करेक्ट है सेंटीमीटर। बस टोटल मिला के तो 100 सेंटीमीटर होना है। अब इन नंबर्स को आपने यहां लाना है। ये हमने अज्यूम कर लिया यार कि सेंटीमीटर में काम नहीं होगा, सॉरी मिलीमीटर में, तो ये हमारी मेजर मिस्टेक थी, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो L1 हमने कितना फिगर आउट किया था? 50.1 50.1 और ये हमने फिगर आउट किया था 49.9। इसे यहां ले आए तो N2 विल बिकम इक्वल टू 50.1 डिवाइडेड बाय 49.9। यहां कैलकुलेशन फिर एक बार पूरा कर लें, let's see what it comes out to be. So this is going to be 50.1 49.9 माइनस करें इसे, कितना होगा ये? 0.2 0.2 N1 is equal to 2 into 49.9, यानी कि N1 का आंसर आएगा 499 हर्ट्ज।
करेक्ट है? Yes. अच्छा, अब N1 को हमने छोटा माना था, है ना? N1, अब यहाँ पे 4999 रखें आप, इधर जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, कितना आंसर आएगा फिर? 501. 501, वेरी गुड। तो इसी इक्वेशन से अगर हम N2 कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो N2 हो जाएगा N1 प्लस 2, विच मीन्स अगर मैं डायरेक्ट आंसर क्लेम करूं तो ये हो जाएगा 501 हर्ट्स। ऑप्शन क्या जाएगा? B. बी ऑप्शन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इट वाज गुड क्वेश्चन। कुछ एक मिस्टेक्स हमने यहाँ पे किए इनिशियल, एक्चुअली मिस्टेक नहीं, हमारी जिसको कहेंगे ना ज्यादा होशियारी के ये शायद गलत होगा, शायद हमने ऐसे सोचा, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिखने वक्त टाइपिंग में कुछ एरर हो गया होगा, बट इट वाज करेक्ट 2 mm। क्वेश्चन आ गया समझ में ठीक से सभी को? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हम लोग काफी स्लो और इत्मीनान से चल रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज लोडेड with a mass of 1 kilogram and density of 1.8 gram per centimeter cube is 260. Now the block of mass 1 kilogram is immersed completely in a liquid of density 1.5। यहाँ करेक्शन है, यहाँ करेक्शन है बेटा, ये जो डेंसिटी है ना 1.5 नहीं है, मैंने ये नोट्स में करेक्शन कर दिया था, ये 1.2 है। देन द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी, नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो सोनोमीटर का बॉक्स मैं पहले यहाँ पे एक बना देता हूं, सिंपल है वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन। ये स्ट्रिंग, ऐसी वायर है यहाँ पे, और ये नीचे लोड लगा हुआ है। अब बेटा जो लोड है वो पहला जो टेंशन देगा, यानी कि यहाँ जो टेंशन आएगा ये इस लोड की वजह से ही आएगा ना, जो भी mg रहेगा यहाँ पे उसकी वजह से आएगा ना। Yes, sir. तो विद दीज सिचुएशंस इस पे एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है N1 विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 260 हर्ट्ज, और लेट्स से कि इसका करस्पॉन्डिंग टेंशन T1 है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस T1 को मैं लिख सकता हूं बेटा mg, विच इज नथिंग बट इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। ये डेंसिटी 1.8 है, डेंसिटी ऑफ दैट मास। अब हमने क्या किया कि बाकी के सारे पैरामीटर्स हमने सेम रखे हैं, मतलब ब्रिज चेंज नहीं किया, लेंथ जो थी वही है, वायर पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं किया, कुछ नहीं, सिर्फ एक छोटा सा काम कर दिया कि ये जो मास है इसको एक लिक्विड में सबमर्ज कर दिया। अब जिस लिक्विड में हमने इसको सबमर्ज किया उस लिक्विड की डेंसिटी dl ये 1.2 है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं आपको इस तरीके का प्रॉब्लम ले चुका हूं, तो आपने ये याद करना है कि जैसे ही हम इसको लिक्विड में डुबाते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो ये हल्का हो जाएगा, का होता है। ये लाइट हो जाएगा, मतलब इसका वजन कम हो जाएगा। बायोन्सी फोर्स की वजह से ना इसका वेट कम हो जाता है। अब ये बायोन्सिक फोर्स क्या होता है, ये सारी डिटेल्स जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक लॉजिकल एंड तो ये समझ में आ जाता है ना हमको कि ये हल्का हो जाता है। करेक्ट है? Yes, sir. अब इसके वेट कम होने की वजह से करस्पॉन्डिंग टेंशन ना ये चेंज हो जाएगा T2, और उसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। इनफैक्ट वही फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। अच्छा, ये कितना हल्का होगा, अगर मैं आपसे ही सवाल करूं तो आपके पास इसका कोई आंसर है? होना चाहिए आपके पास आंसर। dvg माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। करेक्ट है? ये इससे पहले कर चुके हैं हम, वाटर के लिए किया था हमने, डेंसिटी ऑफ वाटर बोला था, याद है, वॉल्यूम एंड देन ग्रेविटी। Yes. अच्छा, अब देखो तो यहाँ पे हम ना तो वायर का मास पर यूनिट लेंथ चेंज कर रहे हैं, ना ही हम वायर की लेंथ चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं किस चीज को, टेंशन को। तो यहां हम लॉ ऑफ टेंशन अप्लाई करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ टेंशन।
आपको याद होगा ये होता है n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाई फॉर्मूला। अगर आप सोचते हो तो 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू है ना, तो बाकी के सारे पैरामीटर्स तो कांस्टेंट हैं, तो फ्रीक्वेंसी विल वर्क आउट विथ द चेंजेस और प्रोपोर्शनैलिटीज विथ द फैक्टर ऑफ टेंशन। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अब आप लिखें इसे और अपना काम पूरा करें। कैन आई कंटिन्यू राइटिंग दिस एज n1/n2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 by T2. T1/T2। अब n1 तो बेटा बिल्कुल क्लियरली हमको मेंशन किया गया है 260, n2 फिगर आउट करना है T1। आप सोचो यहाँ T1 क्या है? DVG. DVG। और T2 क्या है? DVG DVG माइनस DLVG। तो VG न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से तो कट जाएगा, Yes. तो इधर बच जाएगा D और इधर बच जाएगा D माइनस DL। क्या कहते हो? Yes. So this is going to be 260 divided by n2 equals, आप देखें ये न्यूमरेटर की वैल्यू तो 1.8 है, करेक्ट है, डेंसिटी ऑफ दैट मास। फिर ये डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है ये भी है 1.8 माइनस मैंने चेंज किया 1.2, करेक्ट है। 1.5 की बजाय मैंने चेंज कर दिया 1.2 बोल दिया मैंने। Yes. अब कैलकुलेशन पूरा करना है और क्या। अब सो दिस इज गोइंग टू बी 1.8 divided by 0.6। So this is going to be n2 is equal to, थोड़ा सोचें, √3, करेक्ट है, क्योंकि ये 18 और ये 6 3 जा 18, ये √3 फैक्टर नीचे, n2 ऊपर। अब √3 कितना होता है हम सब जानते हैं ना, √3 कितना होता है? 1.732. वेरी गुड, 1.732। तो आप 260 को 1.732 से डिवाइड करें। अब लॉजिकली सोचें तो 450 तो नहीं आ रहा है, 300 भी नहीं आ रहा है ना। एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, 150 या 200। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो चॉइस हमारी क्लियर है, 150 आना चाहिए। Yes. करेक्ट है बात? Yes. Yes. सो दिस इज गोइंग टू बी 150 हर्ट्ज। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ज्यादा हैं, टाइम कम है ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी, जहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम जाने की कोशिश करते हैं। Tension in the stressed spring is increased by 69%. In order to keep the frequency constant, the length must be increased by। तो टेंशन ना हमने 69% बढ़ा दिया, तो फिर अब ये पूछ रहा है कि लेंथ कितनी आप बढ़ाओगे। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी की कंडीशन है, अगर मैं लिखता हूं बेटा उसको, तो वो ऐसी हो जाएगी ना, 1/2l अंडर रूट में T बाई म्यू। अब हमने क्या करना है, टेंशन बढ़ाना है। अब सभी बहुत ध्यान से देखेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम है बच्चों, 1/2 नया लेंथ मैंने मेंशन किया L डैश अंडर रूट में। आप सभी नोटिस करें, मुझे लिखना चाहिए 169 डिवाइडेड बाई 100 T एंड द होल थिंग डिवाइडेड बाई म्यू। क्या आप ये समझ पाए कि मैंने 69% टेंशन बढ़ा दिया? Yes. Sir. तो लेंथ को भी चेंज करना है ताकि फ्रीक्वेंसी सेम रहे, फ्रीक्वेंसी सेम रहे, ये बात याद रखिए आप। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 169 विल टेक अ स्क्वायर रूट वैल्यू 13 and 100 will take a value 10. Means if I solve it, I may get 13 by 10 1/L dash अंडर रूट में T बाई म्यू। अब बच्चों ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है ना, सेम है। उसने बोला है कि हमको फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है इन ऑर्डर टू कीप द वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। मतलब पहले जो फ्रीक्वेंसी आई और बाद में जो फ्रीक्वेंसी, जिस किसी नंबर्स के तरीके से तुम उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सेम होनी चाहिए। तो इक्वेट करें उसको, 14 by 10 1/2 L dash root T by mu is equal to 1/2L अंडर रूट
T by म्यू। हम चाहे तो डायरेक्ट काट के भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हर चीज भाई स्लो, एवरेज बच्चा भी सुने ध्यान से तो समझ आ जाए। तो इसमें चीजें कैंसिल करती हैं, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा फैक्टर, ये 2 इधर से, ये 2 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको कुछ ऐसे मिलेगा 1/L' इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 13L। इसका सीधा सा मतलब यही निकला ना कि L' इज इक्वल टू 1 या 13L डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट? हम्म, Which means L' is equal to 1.3L. Yes. Sorry for that. क्लियर हो रही है बात? yes, अच्छा बेटा, 1.3L का मतलब क्या है? 130%. 130 by 100L। आप सोचो, अगर ये 130 by 100 है तो इसका मतलब ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ होगा? 30. 30%। वेरी गुड, शाबाश, एब्सोल्युटली करेक्ट, 30% बढ़ गया। However, this question has to be managed in 30 seconds. बहुत हो गया, 30 सेकंड में मैनेज होना चाहिए ये क्वेश्चन। ओके Yes. चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। लेट्स टेक अनदर वन। A sonometer wire resonates with a given tuning fork in forming standing waves with 5 antinodes between the two bridges. 5 antinodes हैं। 5 antinodes का सीधा सा मतलब है बेटा कि 5 लूप्स बने होंगे दोनों ब्रिज के बीच में, है ना, ये एंड्स ओपन नहीं है इसके। Yes. तो 5 एंटीनोड्स का मतलब 5 लूप्स। 5 लूप्स का मतलब Fifth harmonic. 5th हार्मोनिक्स, इसका मतलब 4th। What about बिल्कुल सही है। Now when a mass of 9 kilogram is suspended from the wire, when the mass is replaced by another mass capital M, the wire resonates with the same tuning fork forming 3 antinodes for the same position of the bridge। मतलब लेंथ चेंज नहीं की है, खाली मास चेंज किया है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हो रही है, मोड चेंज हुआ है। बात समझे? फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई है, मोड चेंज हुआ है। पहले केस में 5 लूप्स का मतलब 5th हार्मोनिक्स, दूसरे केस में 3 लूप्स का मतलब third harmonic? 3rd हार्मोनिक्स। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसा है? Same. सेम है। पहले केस में कितना वेट लगाया था हमने? 9 kg. 9 kg। और बाद में कितना लगाया? m। Hmm, अब मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, सभी बहुत ध्यान से देखेंगे। 5/12 अंडर रूट 90 डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू 3/12 अंडर रूट mg डिवाइडेड बाय म्यू। क्या कहते हो? Yes. मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूं इस न्यूमेरिकल को, और ज्यादा मतलब मैं एक्सप्लेनेशन के चक्कर में नहीं जा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी सेम है ना? Hmm. रेजोनेट्स विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क। रेजोनेट्स विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब पहली सिचुएशन में जो वायर वाइब्रेट हो रही है वो जिस किसी मोड में वाइब्रेट हो रही है, दूसरी सिचुएशन में जो वायर वाइब्रेट हो रही है और जिस किसी मोड में वाइब्रेट हो रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सेम है, मोड अलग अलग है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके, तो इसे निपटा दें, इसे निपटा दें, इसे भी निपटा दें, इसे भी निपटा दें। स्क्वायर कर दें आप इसका। स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा 25 इंटू 90 इज इक्वल टू 9 इंटू mg। करेक्ट है? Hmm. ये 9, ये 90 काट दें, इसको कर दें 10, you may get 250 is equal to mg। therefore m is equal to 250 डिवाइडेड बाय g, और हम जानते हैं g का वैल्यू 10 होता है, तो 0 निपट गया, 25. आंसर आया 25 किलोग्राम। ओके, Yes. आई होप यू आर गेटिंग इट।
Let's continue with the another question. What is 7? एक ट्यूनिंग फॉर्क है जो 4 बीट्स बनाता है 40 या 50 सेंटीमीटर ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर से। 40 से भी 4 बीट बना रहा है और 50 से भी 4 बीट बना रहा है। अब देखो, अगर लेंथ L1 मैं मानता हूं बेटा 50 है और इसको करस्पॉन्ड करने वाली फ्रीक्वेंसी N1 है, और लेंथ L2 मैं मानता हूं 40 सेंटीमीटर है और इसको करस्पॉन्ड करने वाली फ्रीक्वेंसी N2 है, तो सबसे पहले तो ये तय हो गया है कि N1 इज लेस एज कंपेयर टू N2। Yes. करेक्ट? लॉ ऑफ लेंथ, अब भूले नहीं ना ये बात। Yes, sir. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ के अकॉर्डिंगली सोचेंगे तो N1 कम होना चाहिए, N2 ज्यादा होना चाहिए। लेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम। अब आप ये सोचें कि ट्यूनिंग फॉर्क कहां होना चाहिए, N1 से और छोटा या N2 से और बड़ा, या दोनों के दरमियान में कहीं? बीच दोनों के दरमियान में होनी चाहिए, बिकॉज इट इज मेकिंग 4 बिट्स। Yes. सो इन दोनों के बीच में कहीं ट्यूनिंग फॉर्क होना चाहिए। लेट्स से ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कैपिटल N है। नाउ कंफर्म द सिचुएशन, ये ऐसी है N1 लेस, N लेस, N2। बात समझ आई? Yes, sir. सुनो, यस, Yes, sir. गुड। नाउ टेल मी, हाउ डू आई राइट एन इक्वेशन फॉर बीट? कैसे लिखूं मैं बीट की इक्वेशन? N minus N1. वेरी गुड। N minus N1 equals 4, then N2 minus N equals 4। इन दोनों को सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा, यस, And 8. N2 minus N1 is equal to 8। Yes. बिल्कुल सही है। अब लगाएं लॉ ऑफ लेंथ। अब देख रहे हैं तकरीबन सभी क्वेश्चंस में इस तरीके की ही हैंडलिंग हमें करनी होती है। N1 L1 is equal to N2 L2, which means 50 N1 is equal to 40 N2, therefore N2 is equal to 5/4 N1। इसको ला करके यहां रखें, अपना काम पूरा करें। ये वाली इक्वेशन दोबारा कैरी, 5/4 N1 माइनस N1 इज इक्वल टू 8, यानी कि N1 इज इक्वल टू 32 हर्ट्ज। अगर N1 32 हर्ट्ज है तो इस इक्वेशन को दोबारा यूज करें, N माइनस N1 इज इक्वल टू 4, N माइनस 32 इज इक्वल टू 4, 36 हर्ट्ज, और N ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है, और ये रहा आपका ऑप्शन। Yes. ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है मेरे ख्याल से। रिपीटेड मतलब डेटा रिपीट नहीं हुआ है, कंसेप्ट रिपीट हुआ है। डन? Yes, sir. आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 2 uniform wires A and B made up of steel and made to vibrate under same tension। देखो, एक ही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है बेटा, दोनों वायर्स का जो मटेरियल है ना वो सेम है, स्टील। तो याद रखना, जब सेम मटेरियल ऐसी सिचुएशन आती है ना हमारे सामने, तो उसकी मटेरियल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी जिसे हम कहते हैं ना, वो सेम होगी। In the first overtone of A is equal to the second overtone of B, and if radius of A is twice the radius of B, तो फिर लेंथ कितने हैं? तो जो कंडीशन उसने बोला है उसको इस्तेमाल करो। A का फर्स्ट ओवरटोन B के सेकंड ओवरटोन से इक्वल है। अब A का फर्स्ट ओवरटोन जब मैं लिखूंगा ना बेटा, तो ऐसे लिखूंगा ना, 1 अपॉन फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हो गया 2 लूप्स, 2 अपॉन 2 लेंथ ऑफ A अंडर रूट में टेंशन T डिवाइडेड बाय रो इनटू एरिया ऑफ A। करेक्ट जा रहे हैं? Yes. शुड बी इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन का मतलब 3 लूप्स, 2 लेंथ ऑफ B अंडर रूट टेंशन T डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ B।
क्या आप समझ पाए? Yes, sir. सबसे पहले तो ये काट दो, ये वाला काट दो, ये टी, क्योंकि यह सेम टेंशन बोला है इसने, अपने दिल से तो नहीं कर रहे हम। ये रो और ये रो, ये सब काट दिया। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो। 2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए 1 अपॉन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, Area. बाय आर ए का स्क्वायर रेडियस इक्वल 3 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी 1 अपॉन अंडर रूट में पाई RB. आरबी का स्क्वायर। अब इसमें भी पाई फैक्टर कटेगा, ये पाई फैक्टर कटेगा। अब इसे और सिंप्लीफिकेशन दे दो आप। लेट्स राइट दिस एज 2 अपॉन लेंथ ऑफ ए इंटू 1 अपॉन आर ए इक्वल 3 अपॉन लेंथ ऑफ बी 1 upon RB. 1 अपॉन आर बी। अब कंडीशन बोला है कि रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ बी, तो ये हो गया 2 अपॉन लेंथ ऑफ ए इंटू 1 अपॉन 2 आर बी। सही लिखा? Yes, 3 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी इंटू 1 अपॉन RB. आरबी। अब आरबी भी कट गया, ये कटा, ये कटा, इनफैक्ट ये 2 और ये 2 भी कट गया। इस तरफ तो लेंथ ऑफ ए बच गया 3 और इस तरफ बच गया लेंथ ऑफ बी। तो रेशियो ऑफ लेंथ्स अगर हम फाइनलाइज करना चाहते हैं एल ए डिवाइडेड बाई एल बी, इट शुड बी इक्वल टू 1/3. 1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम ये। यस, आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, चलिए अब इसे देखते हैं। नाउ एक सोनोमीटर वायर है, नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। अब ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ मेरा ख्याल है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जो हैं इसकी 1:2:3 है। लेट मी ड्रॉ इट। ये सोनोमीटर वायर 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, तो मान लेते हैं ये पहला सेगमेंट, दूसरा और तीसरा। लेंथ L1, L2, L3, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज N1, N2, N3, सच दैट के N1 is 2, N2 is 2, N3 is 1:2:3। तो लेंथ्स का रेशियो या उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, ये हमें ऑप्शन में सर्च करना है। ओके, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये लेंथ्स लॉ ऑफ लेंथ के अकॉर्डिंगली कैसे हैंडल की जा सकती है। 1 upon. यस, या लॉ ऑफ लेंथ तक जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सोचें, पूरा एलॉबरेटिव करने की जरूरत ही नहीं है आपने। यही है ना अपनी कहानी, Yes. ठीक है? तो जस्ट आप सोचें कि अगर आपने N1/N2 किया तो इसका रेशियो तो हो जाएगा 2/11. L2/L1। अब N1/N2 बेटा 1/2 है, तो L2/L1, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना, L2 इज इक्वल टू 12. L1/2। 2. ये पहला मतलब निकला इसका। दूसरा, या 2L1 भी ले सकते हो आप चाहो तो, 12. सॉरी फॉर दैट। L1 इज इक्वल टू 2L2, ताकि थोड़ा आंसर निकालने में हमको हेल्प। दूसरा, अगर हम N1/N3 करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा L3/L1। दिस इज गोइंग टू बी 1/3 L3/L1। देयरफॉर L3 इज इक्वल टू L1/3 या L1 इज इक्वल टू 3L3। ठीक है,
अब आपने थोड़ा सोचना है कि आप अगर ऐसा प्रोपोर्शन तैयार करते हैं L1:L2:L3 तो क्या एक्सपेक्टेड होगा? यस, क्या एक्सपेक्टेड होगा सोचें आप। 3:2:2. अब L2 जो है वो L1 का हाफ है। हाँ. अगर मैं इसे 1 मान लेता हूं तो इसे हाफ और इसे 1/3 मानना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में? यस सर। 6:3:2. वेरी गुड, 6:3:2 हो जाएगा, शाबाश। अच्छा, ये भी कंफर्म करते हैं एक और बात। थोड़ा सा स्लो ही चल रहा हूं मैं, लेकिन चलो बात करते करते निकलते हैं। एक और बात भी कंफर्म करते हैं कि N2/N3 क्या क्या होगा? L3/L2। L2. अब N2/N3 तो है 2/3, सो दैट विल बी इक्वल टू L3/L2, यानी कि जरूरत पड़ी तो हम लिखेंगे L2 इज इक्वल टू 3L2/2, सॉरी 3L3/2। अब यहां से देखो L2 L3 का रेशियो ले लो आप। L2/L3 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3, यानी कि 3/2 हो गया। तो आंसर वही आएगा सॉल्व करने पे। बट हम ये देखते हैं बच्चों कि जो ऑप्शन या जो आंसर हमने ढूंढा वो तो हमें कहीं ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मैनेज करें, कैसे करें? Multiply by 6. 6 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये 6 यहां आ जाएगा, यहां 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहां 6/3 यानी कि 2 हो जाएगा। कॉमन एलसीएम 6 निकाल सकते हैं हम, ये बोलने का मतलब है। Yes. तो ये ऑप्शन हो गया 6:2, 3:2। ठीक, Yes. ओके, चलिए लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं, देन विल स्टॉप। क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 में ट्यूनिंग फॉर्क फाउंड टू गिव 5 बीट्स इन 3 सेकेंड्स। ओके, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5/3 बीट्स पर सेकेंड, है ना? 5 बीट दे रहा है ना 3 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना देगा? 5/3. 5/3। ये सबको समझा? अब हम Yes. बीट का फ्रीक्वेंसी हमेशा पर सेकंड लेते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। Now when sounded with a stretched string it vibrates under a tension of either 10.2 और 9.9। तो यहाँ टेंशन अलग अलग है, तो फिर फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी बोल रहा है। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 10.2 की एक फ्रीक्वेंसी होगी N1, 9.9 की एक फ्रीक्वेंसी होगी N2, और याद रखें इन दोनों के बीच में कौन होगा? N. अब लॉ ऑफ टेंशन बच्चों आप अगर अप्लाई करते हो तो लॉ ऑफ टेंशन कहता है ये चीज, है ना? तो N1 का टेंशन तो ज्यादा है, तो इसका मतलब N1 वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी. बड़ी होगी। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा N1 माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू 5/3. 5/3, या N माइनस N2 इज इक्वल टू 5/3. 5/3। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 10/3। 10/3. डबल हो जाएगा ना उसका, 4 है तो 8 होता है, 10 है तो 20 होता है, 20 है तो 40 होता है, 5/3 है तो 10/3 हो जाएगा। अब यहाँ लेंथ के साथ कंपैरिजन नहीं है, किसके साथ कंपैरिजन है? Tension. तो हम लॉ ऑफ टेंशन लगाएंगे। आ रही बात समझ में? Yes. और लॉ ऑफ टेंशन लगा के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे कि भाई N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, का मतलब हो गया N1/N2 इज इक्वल टू रूट में T1/T2।
और फिर वो इंटरनल सब्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे और N1 या N2 दोनों में से कुछ भी निकालेंगे। एक बार N1 या N2 दोनों में से कुछ भी आ गया हमारे पास तो फिर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क इजीली निकाल सकते हैं, और ये आपका होमवर्क है। कर पाएंगे? Yes. करें कोशिश। Let's take the last question for today. When length of the sonometer wire between the two bridges changes by a small amount dl, the fundamental frequency changes by dn such that. तो जो फ्रीक्वेंसी की अपनी इंडिविजुअल रिलेशन है ना, वो तो ऐसी है 1/2l अंडर रूट में t/d। अब बाकी का कुछ भी हमने चेंज नहीं करना है। जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लेंथ में कर रहे हैं और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं। अब लेंथ में अगर हमने dl से चेंज किया तो फ्रीक्वेंसी dn से चेंज हो जाएगी और वो ऐसी होगी। करेक्ट है? रेशियो ले लें सीधे सीधे, dn/n इज इक्वल टू माइनस में dl/l। क्या कहते हो? Yes. रेशियो लेंगे तो भी उल्टा पुल्टा आ जाएगा ना, तो वही उसी का मतलब माइनस है। Yes, sir. परसेंटेज चेंज में यूज करते हैं ना हम लोग, Yes, sir. वैसे वही तरीका है। और माइनस, बाकायदा माइनस इस बात को कंफर्म करता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बिना किसी एक्सेसिव सॉल्यूशन के भी हम आंसर को सर्च कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं यही फॉर्मूला मॉडिफाई करना चाहता हूं टेंशन के लिए तो कैसे आएगा? dn/n इन टर्म्स ऑफ टेंशन कैसे लिखूंगा? Under t dt/t कितना? dt/t. dt/t। हाँ, हाफ dt/t बेटा, इसकी पावर हाफ है ना, ये रूट में है ना। आप भूल गए, ये फ्रैक्शनल एरर निकाला करते थे हम लोग। फ्रैक्शनल एरर के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं ना, उसी तरीके से आता है ये। हाँ, एरर में लेकिन एक बात क्या होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस के अकॉर्डिंगली सोचना पड़ता है, तो कभी कभी हम माइनस से भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इफ इट इज अ इनवर्स रिलेशन। एरर में ऐसा नहीं होता है, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बस वहां जैसा है वैसे फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते चलते हैं हम लोग। आ रहा है समझ में? Yes. चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इसके बचे हुए क्वेश्चंस और अगली क्लास में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग in consideration of Young's modulus and vibrating string in consideration of temperature changes, and even possible हुआ इंशाल्लाह तो vibrating string in consideration of densities, liquid densities and material densities। इन सब बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, रुक जाए फिर।